दोस्तों जेपी पावर की अगर बात करें तो पिछले 2 दिन की सुस्ती के बाद में स्टॉक में फिर से करंट दौड़ा है और आज वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पर आया स्टॉक फिर से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हुआ और काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई और इसीलिए स्टॉक के अंदर आज हमने तेजी देखी। स्टॉक आज इंट्राडे में 9 को फिर से क्रॉस करके ऊपर गया, लेकिन फिर उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक वहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी आप देखें तो जो कल गिरावट हुई थी उसकी भरपाई आज हो चुकी है। तो क्या आने वाले समय में जेपी पावर में तेज़ी आ सकती है? जैसे अगर आप देखें तो ये छोटा सा पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस अभी फिलहाल 7-8 रुपये के आसपास है। क्या आने वाले समय में ये एक बड़ा मल्टीबैगर हो सकता है? वैसे अगर आप देखें तो कंपनी का रिजल्ट हमने बहुत ही शानदार देखा है क्वार्टर वन के रिजल्ट में कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़े पेश किए और जिसके दम पे कह सकते हैं कि क्वार्टर भी इस बार अच्छा रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह से पूरी क्षमता के साथ में कारोबार बढ़ने लगा है, पूरी ज़िंदगी पटरी पे आ चुकी है कोविड के बाद में, तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल तो होगा ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस लगातार कम हो रही है, उसका फ़ायदा भी मिलने वाला है क्योंकि इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे में कंपनियों का फ़ायदा होना तो लाजमी है। तो क्या ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर में भी हमें शानदार तेजी आती हुई दिखाई देगी? जिस तरह से पिछले दिनों स्टॉक दौड़ा है, क्या आगे भी दौड़ता रहेगा और क्या यही एंट्री का सही मौका है या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के हम ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 8.85 पर, लो बना 8.80 का और दिन का हाई है 9.25 का, यानी इंट्राडे में आज 9 को इसने क्रॉस किया। अंत में क्लोजिंग 8.90 पर रही, जहाँ पे 2.30% की हमने शानदार तेजी देखी। वैसे अगर आप देखें तो इतनी ही गिरावट कल हुई थी। कल की अगर बात करें तो 8.70 पर क्लोजिंग थी जयप्रकाश की, जहाँ पे 2.25% की गिरावट थी। उतनी ही तेज़ी आज हमने देखी। तो कल की जो गिरावट थी उसकी रिकवरी हो चुकी है, भरपाई हो चुकी है। आज वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे था जेपी पावर और काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई। बड़े फंड हाउस फिर से खरीदारी शुरू कर चुके हैं क्योंकि एफआई की तरफ से फिर से बाजार में खरीदारी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर आप इसके बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इन्वायरमेंटल जो संस्था है CSE, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया सरकार की पॉलिसी को, क्योंकि आपको पता होगा ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था, सरकार ने जितने भी थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है उनको 2-3 साल की राहत दे दी, यानी 2025 तक के लिए उनको छूट दी गई है कि सल्फर ऑक्साइड जो उनके प्लांट से निकलती है उसको कम करने के लिए जो इक्विपमेंट लगाने उसमें छूट दे दी गई है कि आपको 2-3 साल का और समय उसके अंदर आप जाके ये इक्विपमेंट लगा सकते हैं जिससे पोल्यूशन कम होगा। लेकिन इससे पहले भी 2 बार डेडलाइन दी जा चुकी है, इसको लगातार बढ़ाया जा रहा है और एक तरह से देखें तो ये जो फैसला है ये थर्मल पावर प्लांट के फेवर में है और इसीलिए इस संस्था की तरफ से सरकार की जो ये फैसला है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है वातावरण में, इसको रोकना जरूरी है। इसका जो मेन जरिया है वो थर्मल पावर प्लांट है और ऐसे में सरकार को इनके निर्णय में फिर से विचार करना चाहिए और उन प्लांट से कहना चाहिए कि जल्द से जल्द आप अपने इक्विपमेंट इस्टेब्लिश करें ताकि जो पोल्यूशन है उसमें कमी आए। लेकिन सरकार ने ऐसा न करके इनको और छूट दे दी है, तो आने वाले 2-3 साल तक कोई भी पावर प्लांट है जो फिलहाल अभी ये इक्विपमेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ऐसे में वो ऐसे ही चलाएंगे और पोल्यूशन होता रहेगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि एक तरह से जो कहा जा रहा है कि ये जो सरकार ने निर्णय लिया है ये अच्छा नहीं है, ये वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है निकल के आ रही है कि जितने पावर प्लांट है फिलहाल वो कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में है, काफ़ी ज़्यादा डेट में है। इसके पीछे वजह यह है कि करीब 2.5 लाख करोड़ का कर्ज बाकी अलग अलग डिस्कॉम के ऊपर और वो चुका नहीं पा रहे। और उसके पीछे भी वजह वो नहीं चुकाने की वजह क्योंकि जितनी सरकारी महकमा की जो ऑफिस है वो समय पे अपना बिल पेड नहीं करते, जिस वजह से उनको पैसे मिल नहीं पाते। ऊपर से बहुत सारी सब्सिडी देती है अलग अलग स्टेट और वो जो सब्सिडी के पैसे वो भी उनको मिल नहीं पाते। तो ऐसे में डिस्कॉम है जो बकाया रखते हैं पावर सेक्टर की कंपनियों का, और पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए बहुत सारी मुसीबत हो रही है ऐसे में। तो ऐसे में सरकार ने अब 2 रास्ते अपनाए। एक तरफ तो बैंकों से कहा गया है कि जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियाँ हैं अगर उनको लोन चाहिए तो आप जल्द से जल्द त्वरित लोन उनका पास करें और उनको जो पुराना बकाया है उसके लिए अभी फ़िलहाल तकाजा न करें। दूसरी तरफ जितने भी स्टेट और डिस्कॉम है उनसे भी कहा गया है कि आप जो भी बकाया आपका यानी करीब 2.5 लाख करोड़ का बकाया है वो जल्द से जल्द चुका दें ताकि ये कंपनी आगे बढ़ पाए। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिश की जा रही है और अगर ये पैसे इन पावर प्लांट्स को मिल जाएंगे तो फिर वो अपने यहाँ पे नए इक्विपमेंट लगा पाएंगे। कुल मिला के सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश तो शुरू की है, लेकिन एक झटका में अगर ऐसे में उनको बोलेंगे अभी कभी इक्विपमेंट लगाओ तो वो लगा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास फंड की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इस समय। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि कुछ तो राहत मिली है और आने वाले समय ये पावर प्लांट की जितनी भी कंपनियां हैं थर्मल पावर प्लांट पे काम करने वाली वो अपने यहाँ पे इक्विपमेंट जरूर लगा लेंगे। इसके बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे एफआई की तरफ से फिर से बाजार में खरीदारी शुरू हो चुकी है जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। आप अगर आप देखें तो 1 सितंबर को एफआई ने 11,907 करोड़ रुपये की ज़बरदस्त खरीदारी की थी।
लेकिन सामने बिकवाली उनकी ज़्यादा थी, यानी 14,197 रुपीज़ की बिकवाली हो गई थी। इस वजह से जो उनका आंकड़ा था वो बिकवाली में आ गया था, करीब 2,290 करोड़ रुपीज़ का। 2 सितंबर की बात करें तो उन्होंने 6,332 रुपीज़ की नई खरीदारी की, लेकिन सामने उन्होंने 6,340 रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो आंकड़ा है वो 8.79 करोड़ रुपीज़ बिकवाली में आ गया। 5 सितंबर की अगर हम बात करें तो उन्होंने 4,849 रुपीज़ की नई खरीदारी की, लेकिन सामने 5,661 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से 5 सितंबर को भी एफआई की तरफ से 811 करोड़ की बिकवाली की गई, लेकिन पिछले 2 दिन से वो आंकड़े पॉजिटिव बन चुके हैं। आप देख सकते हो 6 सितंबर को 6,467 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया और उन्होंने 5,322 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आई है वो 1,144 करोड़ रुपीज़ की है। ये प्योर खरीदारी है। 7 सितंबर की अगर बात करें यानी कल की, तो 6,645 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट नया किया और सामने उन्होंने 5,887 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आई है वो 758 करोड़ रुपीज़ की है। तो पिछले 2 दिन से आंकड़े पॉजिटिव हो चुके हैं और जिस तरह बाजार में आज तेज़ी बनी, इससे बात समझ में आ रही है कि एफआई बाजार में जम के खरीदारी कर रहे हैं और जो करेक्शन होना था हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जेपी पावर में भी लगातार एफआई का निवेश आ रहा है और इसीलिए आज स्टॉक फिर से आपको दौड़ता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे सबसे अच्छी जो एक और बात यह है कि क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार नीचे आ रही है। WTI क्रूड की बात करें तो फिलहाल 81.53 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.50% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो 87.60 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.45% की गिरावट है। तो जिस तरह से क्रूड ऑयल नीचे आया है उस हिसाब से जल्दी हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल की प्राइस कम हो सकती है और जैसे ही पेट्रोल डीजल की प्राइस कम होगी तो सभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगी और इन कंपनियों के ऊपर भी जो एक्स्ट्रा जो बर्डन हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा, तो इनपुट कॉस्ट घटेगी, तो फिर आने वाले समय इनको फ़ायदा भी हो जाएगा, इनका रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। कुल मिला के पेट्रोल डीजल की प्राइस कम होने से पूरे के पूरे हर तरह की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है और जो हमारे यहाँ पे मंदी है उसमें कुछ कमी आ सकती है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। दूसरी तरफ एक और अच्छी खबर निकल के आ रही है, जो हमारा इंडियन रुपीज़ है अमेरिका की डॉलर के सामने जहाँ पे पिट रहा था, अभी फिर से उसमें रिकवरी शुरू हो चुकी है। फिलहाल आप देखें तो 79.69 पर आ चुका है इंडियन रुपीज़। तो एक तरफ आप देखें तो 6 सितंबर को ये करीब 79.90 पर चला गया, यानी 780 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फिर से इसमें रिकवरी आई है और इसके पीछे वजह भी ये है कि एफआई बाज़ार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में हमारा इंडियन रुपीज़ मजबूत होना ये तो लाजमी है। तो कुल मिला के बाजार के लिए पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है और सबसे बड़ी बात है कि जेपी पावर खुद बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। लगातार रिजल्ट के दौरान हम देख रहे हैं कि रिजल्ट बहुत ही शानदार आ रहे हैं। अगर हम देखें जून 2021 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 915 करोड़ रुपीज़ का था, सितंबर में इनका रेवेन्यू 902 करोड़ रुपीज़ का था और दिसंबर में इनका रेवेन्यू 1401 करोड़ रुपीज़ का था और मार्च 2022 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 1406 करोड़ रुपीज़ का था। अगर हम जून 2022 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 1820 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, तो लगभग दुगुना हुआ है पिछले 1 साल में इनका रेवेन्यू। अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 4.34 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 1.42 करोड़ रुपीज़ का इनको लॉस हुआ, दिसंबर में फिर से कंपनी को 107 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्च में कंपनी को 2.27 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। इस लॉस के पीछे वजह थी इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी, कोयले की प्राइस बढ़ गई थी, लेकिन इस जून क्वार्टर में कंपनी ने ज़बरदस्त कमाल दिखाया और 242 करोड़ रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट कमाया और मुझे लगता है क्वार्टर 2 में इससे भी शानदार प्रॉफिट आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश को बनाए रखें। यहाँ पे ये स्टॉक मुझे लगता है कमाल करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इसकी, अगर हम रेटिंग को देखें तो काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है, EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की है, ग्रुप रैंक भी 5 स्टार में से 4 स्टार की है। तो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर चेक करें वनडे के हिसाब से तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है और इसीलिए आप देख सकते हो कि सिग्नल बुलिश है और इसीलिए तेज़ी बनती हुई आपको दिखाई दी आज। अगर हम देखें इसके वीकली लेवल पर तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल है और ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। कुल मिला के वीकली लेवल पर भी सिग्नल सारे बुलिश बने हुए हैं, तो निवेश को बनाए रखा जा सकता है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं। स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर है जो आने वाले समय डेफिनेटली आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 8.55 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 8.40 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 8.15 तक जा सकता है।
लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा 8.95 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी आप देख सकते हैं इंट्राडे में आज ब्रेक हो गया। सेकंड 9.20 का है और ये भी इंट्राडे में ब्रेक हुआ क्योंकि 9:15 तक स्टॉक जाके आ चुका है। तीसरा अब 9.35 का, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जल्दी 2 डिजिट में स्टॉक जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट को बना के रखे, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जिसका नजरिया शॉर्ट टर्म का है उसको समय पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस लगा के चले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।